नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। मेरा नाम है श्याम और आज मैं आपके लिए वन रचना का पार्ट 3 लेके आया हूँ। इससे पहले हमने वन रचना से संबंधित 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जो वन रचना से संबंधित हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो पहले आप देख सकते हैं। तो आज हम बस इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है वन रचना से संबंधित पहला प्रश्न, जिसमें है हिंदी में मूल वर्णों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वीडियोस के अंदर कि जो हमारे स्वर रहते हैं 11 स्वर मैंने आपको बताए थे और 33 आपको व्यंजन बताए थे। इन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमारे पास 44 जो वर्ण मिलके आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। तो याद रखिएगा मूल स्वरों की संख्या कितनी है, आपकी 44 है। और यहाँ पे अगर हम संयुक्त व्यंजन और आपके द्विगुण व्यंजनों को शामिल कर लें तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 बताई थी और द्विगुण व्यंजनों की संख्या मैंने 2 बताई थी। और इनके अलावा अयोगवाह वर्णों की संख्या को टोटल कर दिया जाएगा तो हमारे पास कुल वर्णों की संख्या 52 आती है। तो याद रखिएगा, अगर कुल पूछा जाएगा कुल वर्ण कितने हैं हमारे पास, तो आपके कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। यहाँ पे मूल वर्णों की संख्या बताई है जो हमारे पास 11 स्वर 33 व्यंजन और हमारे पास मूल वर्ण कितने आते हैं, 44। याद रखिएगा कितने वर्ण हो गए हमारे पास, मूल मूल वर्ण हमारे 44। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है। देखिए मैंने अभी बताया आपको हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है। आपको मैंने बताया अभी कि 44 आपके मूल वर्ण हो गए। अगर इसमें हम 4 आपके संयुक्त व्यंजनों को शामिल कर दे, 2 आपके द्विगुण व्यंजनों को और 2 आपके अयोगवाह वर्णों को शामिल कर दिया जाए तो हमारे पास कुल निकल के 52 वर्ण निकल के आते हैं। तो हमारे वर्णों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा 52 है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ये उन्हें हम क्या बोलेंगे, मैंने आपको स्वरों में बताया था, जहां पे मैंने बताया था आपको स्वरों के भेद 4 होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और एक बताया था आपको संयुक्त स्वर। तो ये बताया था ह्रस्व स्वर मैंने बताया था जहां पे कम समय लगे, बिल्कुल ही कम समय लगे जिनके उच्चारण करने में। दीर्घ स्वर मैं आपको बताया था ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। प्लुत स्वर बोलते हैं जिन्हें 3 गुना अधिक समय लगे ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, उन्हें बोलते हैं। यहाँ पे 2 स्वर आपस में मिलते थे तब हम संयुक्त स्वरों का निर्माण करते थे। तो याद रखिएगा मैंने अभी बोला कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण करने में अत्यंत ही कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ये आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर बोलते हैं जहां ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता हो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने पीछे अभी बताया आपको कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ध्यान रखिएगा कितनी संख्या होती है, 2। पर यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं ये। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं अंग और अ। ये 2 हमारे ऐसे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना ही आपके व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 2 है इसलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण बोला जाता है। तो याद रखिएगा अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी, 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अभी मैंने आपको बताया व्यंजन कितने होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में, 33 व्यंजन होते हैं। और याद रखिएगा 11 स्वर होते हैं आपके, 11 स्वर। और ये जो 33 व्यंजन होते हैं ये हमारे मूल जो आपके स्पर्श व्यंजन रहते हैं, जो आपके स्पर्श व्यंजन रहते हैं उनको उनमें हम जब अंतस्थ व्यंजन जोड़ते हैं और आपके ऊष्म व्यंजन जुड़ते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं व्यंजन। तो याद रखिएगा उन्हीं को हम व्यंजन बोलते हैं और इन्हीं को मूल व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, मूल व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी, 33। और अगर आपको कुल व्यंजन पूछे जाएंगे तो इसमें आप संयुक्त व्यंजन और आप द्विगुण व्यंजनों को शामिल कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है जबकि आपके द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। तो यहाँ पे 6 और ऐड कर देंगे तो 39 हमारे कुल व्यंजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके कि सिर्फ व्यंजन पूछा गया है। याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ व्यंजन पूछा है, ना कि कुल लगाया है ना ही मूल लगाया है। सिर्फ अगर व्यंजन पूछे जाएंगे तब भी आपके 33 होंगे और अगर यहाँ पे मूल लगा दिया जाएगा तब भी आपके 33 ही होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल व्यंजन कितने हैं। कुल व्यंजन अभी मैंने आपको बताया
कि कुल व्यंजन कितने होंगे, तो कुल व्यंजन मैंने बताया अभी आपको 39 होंगे। बताया मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में, तो कितने होंगे 39। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या अभी पीछे बताया मैंने आपको 4 होती है, तो ध्यान रखिएगा कितनी होती है 4। और मैंने आपको वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से बताया कि कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र, ये आपके 4 ऐसे वर्ण होते हैं जो दो आपके व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, तो इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। इनकी संख्या 4 है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे पूछा गया क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो अभी मैंने बताया क्ष पिछले आपको कि क्ष आपका संयुक्त व्यंजन होता है, तो यानी कि यहाँ पे आपका संयुक्त वर्ण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्गों के संयोग से बनता है? अभी मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन बताया कि ये ज्ञ क्या होता है, आपका संयुक्त व्यंजन होता है। जो दो आपके व्यंजनों से मिलकर बना होता है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन का एक टाइप है जिसमें हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। ज्ञ, यहाँ पे ज्ञ आपका बी ऑप्शन रहेगा, जो आपका बनता है ज तथा ञ से मिलकर बनता है ज्ञ। तो याद रखिएगा इसका आंसर ये हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? मैंने बताया था कि जब हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे अगर मैं क भी लिखूंगा, तो अगर जब उसका उच्चारण किया है तो क में हम अ प्लस करते हैं तभी उसकी ध्वनि आपकी आती है क। यानी कि प्रत्येक व्यंजन को हम उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेती है, इसलिए ध्यान रखिएगा जिस वर्ण के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ऊष्म व्यंजन मैंने बताए थे, या ऊष्म वर्ण एक ही बात है। ऊष्म व्यंजन यानी कि उसमें मैंने बताया था कि ऊष्मा बाहर की तरफ फेंकी जाए, तो इससे 4 ही होते हैं। मैंने बताया था आपको, श है, श है, स है तथा ह है। ये आपके 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इनमें से देखिए कौन सा आता है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी इनमें से ना तो ये आया है, ना ये, और ना ही ये आपके ऊष्म वर्ण होते हैं। तो एक ही आंसर आपका श आपका ऊष्म वर्ण होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? यहाँ पे क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। तो स्वरों में मैंने आपको बताया था जिनके उच्चारण करने में स्वतंत्र अस्तित्व हो, या जिनके उच्चारण करने में हमें किसी की भी सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या मैंने आपको 11 बताई थी। याद रखिएगा कितनी बताई थी, 11 बताई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 11। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल स्वर कितनी है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या 4 है। याद रखिएगा कितनी है, 4 है। कौन कौन सी है? अ है, ई है, उ है और री है। इन्हीं चारों को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये आपको भी पता होगा, हिंदी भाषा, हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा अ से लेके ग तक जितने भी वर्ण आते हैं उन सभी को एक साथ अगर बोलना होगा तो हम उन्हें वर्णमाला बोलते हैं। तो याद रखिएगा वर्णों के समूह को क्या बोला जाता है, वर्णमाला बोला जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जब हम मुख से कोई भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उसे हम वर्ण बोलते हैं। तो यानी कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई की हम किसे बोलेंगे, वर्ण को बोलते हैं। यानी कि याद रखिएगा यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, वर्ण होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो स्वतंत्र लिखी जाती है, यानी कि जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उन्हें हम स्वर बोलते हैं। आपको याद आया होगा मैंने वीडियो के अंदर बताया था स्वरों की डेफिनेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपका आंसर स्वर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? तो यहाँ पे अंग और आपका अ मैंने पीछे बताया अभी आपको, अंग और अ क्या होते हैं। ये ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें ना तो हम स्वर बोलते हैं ना ही व्यंजन बोलते हैं। इनके लिए हमने एक वर्ण रखा है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर, और आपको एक बताया था दीर्घ स्वर, और एक आपको बताया है प्लुत स्वर और सिक्त स्वर। जो हमने स्वरों के भेद पढ़े थे, 4 भेद होते हैं स्वरों के, ध्यान रखिएगा। ह्रस्व स्वर में कम समय लगे, दीर्घ स्वर में आपको 2 गुना समय लगे, प्लुत स्वर में 3 गुना अधिक समय लगे, किसकी अपेक्षा? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा। और यहाँ पे दो आपके स्वर आपस में मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करें, उनको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया दीर्घ स्वर से भी अधिक, तो यानी कि दीर्घ स्वर यहाँ पे है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा, तो यहाँ कौन सा होगा? आपका प्लुत स्वर होगा। याद रखिएगा, प्लुत स्वर होगा दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे जिसमें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजनों में मैंने बताया था जहां पे हमारी जीवा मुख के अन्य भागों को स्पर्श करती है, उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। मैंने इनकी संख्या आपको 25 बताई थी, याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। क से लेके म तक के जितने भी वर्ण आते हैं उन सभी को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या, क से लेके म तक कौन सा वर्ण आता है? श यहाँ पे नहीं आता, ये ऊष्म व्यंजन होता है। और यहाँ पे श हमारा आता है च की, च वर्ग में आता है, च के बाद हम छ लिखते हैं, और उसके बाद ज लिखते हैं, ज लिखते हैं और य लिखते हैं, यानी कि ये पूरा च वर्ग आ जाता है जो क और म के बीच में पाया जाता है। तो यानी कि सिर्फ एक ही आंसर होगा, ल यहाँ पे नहीं आता है, ह भी यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि ये दोनों ही आपके अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका श। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन है, इनमें से आपको बताना है कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था जहां पे वायु अंदर की तरफ खींची जाए डेफिनेशन में, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो इनकी संख्या 4 है, याद रखिएगा कितनी है? संख्या 4 है। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल तथा व, यही 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। श, श, स और ह व्यंजन है, ये आपको बताना है कि किस प्रकार की आपकी वर्ण होते हैं। इन्हें हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं, जहां पे ऊष्मा बाहर की तरफ फेंकी जाए। जब हम इनके उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा बाहर की तरफ फेंकी जाती है। मैंने आपको वहां पे बताया था वीडियोस के अंदर कि इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने हाथों को मुंह के आगे रखेंगे और इनका उच्चारण करेंगे तो ऊष्मा आपके हाथों में लगेगी। तो याद रखिएगा ये कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से बने कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको कितनी बतानी है? 4 होते हैं। यही 4 हैं जो इन्हें हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं इनमें से? तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताई थी, 2 होती है। इनमें 2 कौन कौन से बताए थे आपको? एक ड बताया था और एक आपको ड बताया था। यहाँ पे कहाँ दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे दिख रहे हैं, फोर्थ डी ऑप्शन में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें वे कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था कंपन के आधार पर। तीसरा भेद बताया था आपको वर्ण रचना का। सबसे पहला मैंने बताया था आपको रचना के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, तथा तीसरा मैंने आपको बताया था आपको प्रकंपन या फिर तारत्व के आधार पर। प्रकंपन यानी कि कंपन हो जिनमें। तो यहाँ पे 2 बताए थे कंपन के आधार पर मैंने। पहला मैंने बताया था आपको घोष वर्ण, और दूसरा मैंने आपको बताया था अघोष वर्ण। घोष के अंदर मैंने बताया था जिनमें ऐसे वर्ण जिनमें कंपन पैदा हो उन्हें हम घोष वर्ण बोलते हैं। अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनमें कंपन पैदा ना हो। तो यहाँ पे पूछा है कंपन ना हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अघोष ध्वनियां बोलते हैं। याद रखिएगा, अघोष ध्वनियां बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है कि अल्प प्राण, अल्प का मतलब मैंने आपको बताया था कम, और प्राण का मतलब बताया था वायु। यानी कि जिनके उच्चारण करने में कम वायु प्रवाहित की जाए उन्हें हम अल्प प्राण बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी साथ में, 1, 3, 5, अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पहले और तीसरे नंबर पे आता है? ख दूसरे नंबर पे आता है, क के बाद ख बोलते हैं, तो ये आपका अल्प प्राण नहीं होगा। ये आपका तीसरे नंबर पे आता है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ग आपका फोर्थ नंबर पे आता है, और ये आपका ट के बाद ठ आता है, यानी कि दूसरे नंबर पे आता है, तो यानी कि तीसरे नंबर वाला आपका अल्प प्राण हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि घोष वर्ण वे होते हैं जिनमें कंपन पैदा हो, तो उन्हें हम घोष वर्ण बोलते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका घोष वर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आपका तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। ज आपका तीसरे नंबर पे आता है, च के बाद छ आता है, उसके बाद ज आता है,
तो यानी कि ये तीसरा नंबर है, ये हमारा राइट आंसर है। क पहले नंबर पे आता है, च भी पहले नंबर पे आता है, ट भी पहले नंबर पे आता है, तो यानी कि इनमें कोई भी कंपन पैदा नहीं होगा। उच्चारण भी करेंगे तब भी इनमें कंपन पैदा नहीं होगा, जबकि ज बोलेंगे यानी कि कंठ से थोड़ा सा कंपन पैदा होता है, ज यानी कि यहाँ पे जोर देकर इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इनमें कंपन पैदा होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघोष वर्ण क्या होते हैं, इनमें से संघोष वर्ण कौन सा है? या फिर देखिए, घोष और संघोष दोनों ही एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। आपने मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है, संघोष को ही घोष बोलते हैं और घोष को ही संघोष बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी वही आ जाएगा आपका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जिनमें कंपन पैदा हो उन्हें हम घोष या संघोष वर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। साथ में मैंने आपको बोला था कि ऐसे कौन से होते हैं, य, और प्रत्येक आपका अंतस्थ व्यंजन भी आपका घोष वर्ण होता है, साथ में आपका ह का उच्चारण भी आप संघोष वर्ण में करते हैं। यहाँ पे देखिए साथ में प यहाँ पे आता नहीं है, पहला वर्ण है। थ दूसरा वर्ण है। ब आपका आता है तीसरे नंबर पे, तो याद रखिएगा। और श आपका ऊष्म व्यंजन है, याद रखिए ये नहीं आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि ये आपका अघोष वर्ण में जाता है, इसलिए ये यहाँ पे रहेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा व। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 बताई थी, जिनमें ऊष्मा बाहर की तरफ फेंकी जाए। तो यानी कि कौन से होते हैं हमारे? श है, षटकोण वाला स तथा ह, ये आपके 4 होते हैं। तो इनमें से देखिए कौन सा है आपका यहाँ पे ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ह। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह व्यंजन है, वह कौन सा व्यंजन है? यहाँ पे ऊष्म व्यंजन दे रखा, क्या ऊष्म व्यंजन होता है? नहीं, ऊष्म व्यंजनों में हम गिनते हैं श तथा स तथा ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों में य, र, ल तथा व आता है। तो यानी कि व कहाँ आता है आपका? यहाँ पे आता है। तो यानी कि ये कौन सा हो जाएगा आपका? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा होगा? अंतस्थ व्यंजन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोर वर्ण किसके योग से बनता है? किशोर, मैंने आपको बताया था किशोर किनके योग से बनता है। तो क में जब हम षटकोण वाला श प्लस करते हैं तब हम निर्माण करते हैं किशोर का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। किशोर आपका याद रखिएगा, साथ में ये आपका संयुक्त व्यंजन में शामिल किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन अभी मैंने बताया आपको अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जिनमें वायु अंदर की तरफ ली जाए, य, र, ल तथा व। तो यहाँ पे आपका आंसर राइट आंसर य हो जाएगा। य यहाँ पे आता है, य, र, ल, व। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? यहाँ पे बताइए मुझे कौन सा स्वर है? ये मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था कि स्वर कौन से होते हैं। तो आपका राइट आंसर ए होगा। ए आपका स्वर होता है। और ये कौन सा स्वर है आपका? आपका संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है। ध्यान रखिएगा, जहां पे दो स्वर आपस में मिलते हैं तब हम इनका निर्माण करते हैं। कौन कौन से स्वर मिलते हैं? याद रखिएगा, जब भी अ या आ में हम छोटी ई या फिर बड़ी ई प्लस करते हैं तब हम निर्माण करते हैं ए का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप इसका इसका पीडीएफ फॉर्मेट देख सकते हैं और वहां से आप एक्सरसाइज शीट्स भी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।